नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जहाँ चाह वहाँ राह। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठाणे के विधायक प्रभाकर की कार में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर प्रभाकर, उनकी पत्नी प्रियंका थी। पीछे वाली कार में उनके दोनों युवा बच्चे प्रशांत और प्रीति और प्रभाकर का सहायक विशाल थे। आज प्रभाकर को एक स्कूल का उद्घाटन करने जाना था। प्रभाकर का अपने क्षेत्र में बड़ा नाम था। प्रशांत और प्रीति अक्सर उनके साथ ऐसे उद्घाटनों में जाकर बोर होते थे, इसलिए बहुत कम ही जाते थे। पर कारमेल स्कूल की काफ़ी चर्चा हो रही थी। काफ़ी बड़ा स्कूल बना था, सो आज फिर दोनों बच्चे आ ही गए। वैसे उद्घाटन तो किसी न किसी जगह का प्रभाकर करते ही रहते थे, पर स्कूल का उद्घाटन पहली बार करने गए थे। विशाल ने भाषण तैयार कर लिया था। मीडिया थी ही वहाँ। प्रियंका भी उनके साथ कम ही आती थी, पर आज बच्चे उसे भी जबरदस्ती ले आए थे। वैसे भी स्कूल की प्रबंध कमेटी ने प्रभाकर को सब परिवार आने के लिए बार बार आग्रह किया था। विशाल का भी यही कहना था, सर, ऐसे संपर्क बढ़ेंगे तो पार्टी के लिए ठीक रहेगा। टीचर्स होंगे, अभिभावक होंगे, आपका सपरिवार जाना काफ़ी प्रभाव डालेगा। कार से उतरते ही प्रभाकर और बाकी सबका स्वागत जोर शोर से हुआ। स्कूल की प्रिंसिपल विभा पारिक, मैनेजर सुदीप राठी और प्रबंधन समिति के अन्य सदस्य सबका स्वागत करते हुए उन्हें गेट पर लगे लाल रिबन तक ले गए। प्रभाकर ने उसे काटा तो तालियों की आवाज से एक उत्साहपूर्ण माहौल बन गया। प्रभाकर स्टेज पर चले गए। दर्शकों की पंक्ति में सबसे आगे रखे गए सोफे पर प्रियंका, विशाल और बच्चों के साथ बैठ गई। विभा पारिक ने प्रभाकर को सपरिवार आने के लिए धन्यवाद देते हुए एक बुके देकर उनका अभिनंदन किया। फिर उन्होंने अपने स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ बताया। अभिभावकगण बड़ी संख्या में थे। स्कूल की बिल्डिंग वाकई बहुत शानदार थी। कैमरों की लाइट चमकती रही। प्रभाकर से भी 2 शब्द बोलने का आग्रह किया गया। प्रभाकर माइक पर खड़े हुए शिक्षा के महत्व, शिक्षा के विकास, नए बने स्कूल की तारीफ करके भाषण खत्म कर ही रहे थे कि एक मीडिया कर्मी ने पूछ लिया, सर, आपने शिक्षा के संदर्भ में बहुत अच्छी बातें कहीं। आप प्लीज़ अपनी शिक्षा के बारे में भी आज बताना पसंद करेंगे? शर्मिंदगी का एक साया प्रभाकर के चेहरे पर आकर लहराया। उनकी नज़रें प्रियंका और अपने बच्चों से मिली तो उनकी आंखों में भी अपने लिए शर्मिंदगी सी दिखी। नपेतुले सपाट शब्दों में उन्होंने कहा, अपने बारे में फिर कभी बात करूंगा। आज इस नए स्कूल के लिए, इसके सुनहरे भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चे यहाँ ज्ञान अर्जित करें, सफलता पाएं। तालियों की गड़गड़ाहट से सभा समाप्त हुई, पर शर्मिंदगी का जो एक कांटा आज प्रभाकर के गले में अटका था। लौटते समय कुछ बोल ही नहीं पाए, चुप ही रहे। प्रियंका को घर छोड़ा और विशाल के साथ अपने ऑफिस निकल गए। विशाल प्रभाकर के साथ सालों से काम कर रहा था। दोनों के बीच आत्मीय संबंध थे। प्रभाकर के तनाव का पूरा अंदाजा विशाल को था। वह समझ रहा था
कि अपनी शिक्षा पर उठे सवाल प्रभाकर को शर्मिंदा कर गए हैं। पूरे रास्ते प्रभाकर गंभीर विचारों में डूबे रहे। विशाल भी चुप ही रहा। ऑफिस पहुंचते ही विशाल ने उनके लिए जब कॉफ़ी मंगवाई, इतनी देर में वे पहली बार हल्के से मुस्कुराई। कहा, तुम्हें सब पता है मुझे कब क्या चाहिए। विशाल भी हंस दिया। चलो सर, आपने कम से कम कुछ बोला तो। आप इतने परेशान न हों। खोद खोद कर सवाल पूछना मीडिया का काम ही है, और यह पहली बार तो हुआ नहीं है। पर आज आप इतने सीरियस क्यों हो गए? एक ठंडी सांस ली प्रभाकर ने। बहुत कुछ सोच रहा था। विशाल, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हुक्म दीजिए सर। तुम तो जानते हो बहुत गरीबी में पला बड़ा हूँ। गांव से काम की तलाश में यहाँ आया था और अपने ही प्रदेश के यहाँ के विधायक के लिए काम करता था। उनकी मृत्यु के बाद बड़ी मेहनत से यहाँ पहुँचा हूँ। आज लोगों की नज़रों में अपने लिए उस समय एक उपहास सा देखा तो बड़ा दुख हुआ। अपने परिवार की नज़रों में अपने लिए एक शर्मिंदगी सी देखी तो मन बड़ा आहत हुआ। सच तो यही है कि इतने बड़े स्कूल के उद्घाटन में जाकर स्वयं कम शिक्षित रहकर शिक्षा के महत्व और विकास पर बड़ी बड़ी बातें करना खुद को ही एक खोखलेपन से भरता चला जाता है। आज मैंने सोच लिया है कि मैं किसी दूसरे राज्य से पत्राचार के जरिए आगे पढ़ाई करूँगा। यहाँ किसी को बताऊँगा ही नहीं, प्रियंका और बच्चों तक को नहीं। विशाल को जैसे एक करंट लगा। सर, यह क्या कह रहे हैं? यह तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, असंभव सा है। कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आगे पढ़ूंगा। तुम इसमें मेरी मदद करोगे और किसी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। सर, कैसे होगा? पढ़ाई कहाँ होगी? बुक्स, कॉलेज, आज तुम यही सब पता करो। मुझे अगर अपने क्षेत्र में सिर उठाकर लोगों से शिक्षा के महत्व पर बात करनी है तो उससे पहले मुझे स्वयं को सुशिक्षित करना होगा। जाओ, फौरन काम शुरू कर दो। विशाल हाँ में सिर हिलाता हुआ उनके रूम से निकल गया। प्रभाकर से मिलने कुछ और लोग आए हुए थे। वे उनके साथ व्यस्त हो गए। वे सब चले गए तो प्रभाकर कुछ पेपर्स देख रहे थे। विशाल उत्साहपूर्वक अंदर आया। उसे देखते ही बोले, क्या पता किया? बैठो। सर, सब हो जाएगा। आप सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से अपना फॉर्म भर दें। इनकी परीक्षाओं के कई सेंटर हैं। आप भोपाल चुन लें। वहाँ ऑनलाइन परीक्षा होती है। वहाँ आपको कोई पहचानेगा भी नहीं। आप अपना कोर्स, अपने विषय बता दें। मैं और भी डिटेल्स देख लूँगा। वाह, शाबाश, कहते हुए प्रभाकर अपनी चेयर से उठे और विशाल का कंधा थपथपाते हुए उसे गले लगा लिया। आओ, अभी फाइनल कर लेते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे अलावा यह सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। निश्चिंत रहिए सर। विशाल को प्रभाकर ने हमेशा अपना छोटा भाई ही समझा था। उसकी पत्नी और एक बच्चा ठाणे में ही रहते थे। प्रभाकर विशाल का हर तरह से ख्याल रखते थे, तो विशाल भी प्रभाकर का बहुत निष्ठावान सहायक था। एक विधायक और एक सहायक के साथ साथ दोनों दोस्त भाई जैसा व्यवहार भी रखते थे। दोनों ने बैठकर ऑनलाइन बहुत कुछ देखा, विषय चुने और सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में पत्राचार से ग्रेजुएशन करने के लिए फॉर्म भर दिया गया।
सब ठीक रहा। ऑफिस में ही बुक्स भी आ गईं। प्रभाकर ने नई बुक्स को हाथ में लेकर बच्चे की तरह सहलाया। आंखें भीग गईं। उन्हें कभी पढ़ने का शौक था, पर साधन नहीं थे। फिर कुछ नया करने की चाह उन्हें मुंबई ले आई थी। अब उनके सामने एक नई राह थी, शिक्षा की राह, जिस पर उन्होंने अपने कदम उत्साहपूर्वक बढ़ा दिए थे। व्यस्त वे पहले भी रहते थे, सो प्रियंका और बच्चों को उन्हें व्यस्त देखने की आदत थी ही। अब वे ऑफिस में बैठकर पढ़ने भी लगे थे। कभी पढ़ते, कभी नोट्स बनाते। उन्हें अपने जीवन में आए इस मोड़ पर बड़ा आनंद आ रहा था। जीवन एक नई उमंग, उत्साह से भर उठा था। विशाल उनके इस मिशन में हर पल उनके साथ था। उनकी सेहत का, उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखता था। परीक्षाओं का समय आया तो वह प्रभाकर के साथ भोपाल भी गया। परीक्षा काल में दोनों होटल में ही रहे। अब परीक्षा फल के इंतजार में प्रभाकर बेचैन होते तो विशाल हंस पड़ता। अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ जब प्रभाकर अपनी पढ़ाई भी विशाल के साथ डिस्कस करने लगे तो विशाल मुस्कुराता हुआ उनका उत्साह देखता रहता। प्रभाकर का जब रिजल्ट आया तो वह उस समय घर में ही थे। विशाल रिजल्ट देखने के बाद उनके घर पहुंच गया। मिठाई का डब्बा प्रियंका को देते हुए बोला, मैडम मुँह मीठा कीजिए। प्रभाकर भी वहीं बैठे थे। बोले, क्या हुआ भाई? एक दोस्त का रिजल्ट निकला है सर, वह पास हो गया। कहते कहते विशाल ने उनकी तरफ जिस तरह से देखा, प्रभाकर उत्साहपूर्वक खड़े हो गए। विशाल को झटके से गले लगा लिया। प्रियंका हैरान हुई, अरे विशाल, यह कौन सा दोस्त है तुम्हारा? है एक, पढ़ रहा है आजकल मैडम, बहुत मेहनती है। बढ़िया, इस उम्र में क्या पढ़ रहा है? ग्रेजुएशन किया है। और शिक्षा प्राप्त करने की तो कोई उम्र नहीं होती है ना? हाँ, यह भी ठीक है, प्रभाकर ने कहा। तुम रुको, मैं तैयार होता हूँ, मुझे भी जाना है, कुछ जरूरी काम है। घर से निकलते ही प्रभाकर ने कहा, थैंक यू विशाल, आपको बधाई हो सर, आपकी मेहनत लगन रंग लाई है। सच ही कहा है किसी ने, जहाँ चाहा वहाँ रहा। चलो अब एमए भी करूँगा। क्या? विशाल चौंका। हाँ, चलो ऑफिस पॉलिटिकल साइंस में अब एमए करूँगा। देखो क्या कैसे करना है सब। विशाल उनका मुंह देखता रह गया। फिर एमए का फॉर्म भी भर दिया गया और फिर अपनी बाकी व्यस्तताओं के साथ साथ रात दिन से अपनी पढ़ाई का थोड़ा थोड़ा समय निकालकर एमए की परीक्षाएं भी दे दी। इस बार पढ़ाई ज़्यादा की गई थी क्योंकि प्रभाकर को और पढ़ना था। शिक्षा प्राप्त करने का नशा गहराता जो जा रहा था। आगे एमफिल करने के लिए एमए में 55% अंक प्राप्त करने जरूरी थे। कहीं समय की कमी से पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए प्रभाकर ने अपने आराम, नींद के घंटे कम कर दिए थे। पार्टी के कामों के बाद बेकार की गप्पों, निरर्थक बातों में बीतने वाला समय वहां से जल्दी उठकर ऑफिस में बैठकर खुद को किताबों में डुबोकर बिताया था। खूब नोट्स बना बनाकर पढ़ाई की गई थी। एमए में 60% अंक पाकर प्रभाकर की खुशी का ठिकाना न रहा। विशाल को लेकर कोर्ट यार्ड गए। एक कोने में चल रहे गज़लों के लाइव प्रोग्राम का आनंद लेते हुए विशाल को शानदार दावत दी। उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। विशाल ने कहा, सर अब बस ना, और तो नहीं पढ़ना है ना? प्रभाकर
हंस पड़े। कहा, एम.फिल। विशाल कुछ न बोला, सिर्फ मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद कहा, लगता है आप प्रीति और प्रशांत से भी ज़्यादा शिक्षा हासिल कर लेंगे। उन्हें तो मुझे बहुत पढ़ाना है ताकि उन्हें किसी भी उम्र में जाकर कम पढ़ने का अफसोस कभी न हो। अब तुम एम.फिल की डिटेल्स देख लो। ठीक है सर। प्रभाकर के जीवन का एक सार्थक उद्देश्य था। मन ही मन उस पल का शुक्रिया अदा करते जब कारमेल के उद्घाटन के लिए गए थे और अपनी कम शिक्षा पर शर्मिंदगी हुई थी। अब किताबों के साहित्य में जीवन जैसे एक नई दिशा की तरफ बढ़ता जा रहा था। प्रभाकर की छवि एक मेहनती और सहृदय नेता की थी। अब जब वे सुशिक्षित होते जा रहे थे, कई बातें और स्पष्ट होती जा रही थीं। अपना समय शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगाने लगे थे। विशाल ने आकर उन्हें आगे की जानकारी देते हुए कहा, सर, आप इग्नू से एम.फिल के लिए फॉर्म भर दें, पर इसमें एडमिशन के लिए लिखित परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगा, तब एडमिशन होगा। काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी सर। पत्राचार से 18 महीने का कोर्स है। पल भर सोचते रहे प्रभाकर, फिर बोले, हाँ, काफ़ी समय निकालना पड़ेगा। लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, हाँ ठीक है, भर दो मेरा फॉर्म। विशाल उन्हें गर्व भरी नज़रों से देखता रहा। फिर दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। प्रभाकर देर रात तक ऑफिस में बैठकर पढ़ते। बहुत व्यस्त पहले भी रहते थे। अब बहुत रात होने लगी तो प्रियंका ने टोका भी, आजकल कुछ ज़्यादा ही देर से आ रहे हो। पहले तो इतनी रात कभी नहीं हुई। बच्चों ने भी संडे को कहा, पापा, पहले तो संडे को आराम करते थे, अब संडे को भी ऑफिस। सबको देखकर मुस्कुराते हुए प्रभाकर ने जवाब दिया, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। कितना टाइम लगेगा? लगभग 2 साल, शायद बीच बीच में दिल्ली भी जाना पड़े। सबने पार्टी का काम समझकर ही संतोष कर लिया। प्रभाकर को कोई बुरी आदत तो थी नहीं। हमेशा घर गृहस्थी के प्रति भी जिम्मेदार रहे थे। सबने इसे राजनीतिक व्यस्तता समझकर यह विषय यहीं रोक दिया। प्रभाकर ने लिखित परीक्षा भी पास कर ली। दिल्ली जाकर इंटरव्यू भी दे आए। विशाल हर कदम पर उनके साथ था। उनका चयन हो गया। प्रभाकर एम.फिल की पढ़ाई में जुट गए। जहाँ कभी कुछ अटकते, विशाल गूगल पर खोजबीन कर उनकी मदद करता। इग्नू में कुछ संपर्क निकालकर विशाल कुछ प्रोफेसर्स के फ़ोन नंबर भी ले आया था। उन्होंने यथासंभव प्रभाकर की मदद करने का आश्वासन भी दिया था और वे मदद कर भी रहे थे और एम.फिल भी हो गया। अपनी डिग्री हाथ में लेने पर प्रभाकर की आंखों से आंसू बह निकले। विशाल की आंखें भी भीग गईं। गर्व हुआ, इतने मेहनती नेता का सहयोगी है वह। ठाणे लौटते हुए घर जाने से पहले उन्होंने सबके लिए उपहार लिए। एक बड़ी धनराशि लिफाफे में रखकर विशाल को देते हुए कहा, जो तुमने मेरे लिए किया उसका मूल्य हो ही नहीं सकता। वह अनमोल है। यह सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरा खुशी का उपहार है। विशाल हंसता हुआ बोला, सर, आपने कई सालों से किसी स्कूल का उद्घाटन नहीं किया, मना कर दिया। 2 दिनों बाद ही एक नए स्कूल के उद्घाटन के लिए बार बार आग्रह किया जा रहा है। चले, मज़ा आएगा इस बार, देखते हैं। सॉरी सर, मैंने आपकी तरफ से हाँ कर दी है। आपकी सफलता के लिए मैं सुनिश्चित था।
अब की बार मीडिया को जो पूछना हो पूछ ले, मज़ा आएगा। खुलकर हंस पड़े प्रभाकर। अच्छा ठीक है। घर आकर सबको उपहार दिए। उन्हें बात बात पर मुस्कुराता, हंसता, चहकता देख प्रियंका और बच्चे हैरान थे। प्रभाकर ने कहा, प्रोजेक्ट पूरा हो गया। अब तो बता दो कौन सा प्रोजेक्ट? नीलकंठ हाइट्स में बने अपने बंगले के गार्डन में बने झूले पर बैठते हुए प्रभाकर बोले, 2 दिनों बाद एक स्कूल का उद्घाटन करूंगा, वहीं बताऊंगा। तीनों साथ चलना। प्रियंका और बच्चों ने एक दूसरे पर नज़र डाली। जाने की बात पर संकोच हुआ। प्रियंका ने कह ही दिया, तुम ही चले जाना, हम क्या करेंगे? हाँ पापा, हमें भी अच्छा नहीं लगता। इस बार अच्छा लगेगा, इसकी गारंटी देता हूँ। तय समय पर सब नए स्कूल की बिल्डिंग की तरफ चल दिए। वही तरीके, वही स्वागत, वही मीडिया। जब उन्हें 2 शब्द कहने के लिए मंच पर बुलाया गया, इस बार कदमों का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। पूरे व्यक्तित्व में कुछ खास नजर आ रहा था। स्कूल शिक्षा का महत्व बताकर बात खत्म की। आज फिर उनकी शिक्षा के बारे में भी पूछ लिया गया तो जवाब देने से पहले वे मुस्कुराई। विशाल से नजरें मिली तो वह हंस दिया। फिर उन्होंने प्रियंका और बच्चों पर नज़र डालते हुए कहा, मैंने एमफिल किया है। प्रियंका और बच्चों के चेहरे का रंग उड़ गया। स्टेज पर खड़े होकर प्रभाकर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। यह मीडिया उनकी क्या गत बनाएगा, कितना अपमान होगा। प्रभाकर कह रहे थे, कुछ साल पहले मुझे शिक्षा का महत्व समझ आया। मैंने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ता चला गया। शिक्षा प्राप्त करने में जो आनंद मिला वह सब सुखों से बढ़कर लगने लगा। पहले बीए, फिर राजनीति विज्ञान में एमए और 2 दिन पहले ही दिल्ली के इग्नू से एमफिल की डिग्री लेकर लौटा हूँ। पढ़ाई हो गई। अब अपने क्षेत्र, देश के विकास, कल्याण पर ध्यान देना है। बच्चे को समुचित शिक्षा मिले, इस पर काम करना है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्कूल का प्रांगण गूंज उठा था। उनकी नज़रें प्रियंका और बच्चों की नज़रों से मिली। तीनों के आंसू बहे चले जा रहे थे, गर्व मिश्रित खुशी के आंसू। विशाल तो तालियां बजाते हुए खड़ा ही हो गया था। कई लोग वाह वाह कर उठे थे। समाज को आज ऐसे ही मेहनती नेता की तो तलाश थी। प्रभाकर के दिल को प्रियंका, बच्चों और वहां उपस्थित लोगों के दिलों में अपने लिए जो भाव दिखे, उन्हें महसूस कर असीम शांति मिली थी। सालों की मेहनत रंग लाई थी। आज किसी की नज़रों में अपने लिए अपमान, शर्मिंदगी का नामो निशान नहीं था। अब वे शिक्षा, किताबों और ज्ञान की दुनिया की सैर से जो लौटे थे, तन मन पुलकित हो उठा था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।